स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने विराम चिन्ह जो हैं उस पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पर बात करी थी कि प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण भी देखे थे, विराज क्या खाता है, वहाँ कौन बैठा है, विजय कहाँ जा रहा है। फिर हमने बात की थी कि यदि संदेह या अनिश्चय की स्थिति हो और वहाँ पर भी प्रश्न का भाव हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप किधर से आए, आप गांव वाले हैं या बाहर वाले। और यदि प्रश्न का भाव ना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात की थी कि जहाँ विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रेम, शोक, घृणा, भय, व्यंग्य, दुख, आशीर्वाद इनके बोध हो, वहाँ पर आपके विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है। और हमने बात की थी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का जो प्रयोग है वह प्राय तो वाक्य के प्रारंभ में होता है, परंतु कभी कभार अंत में भी हो सकता है या बीच में भी देखने को हमें मिल सकता है। और ये भी हमने उसमें बात की थी कि ये आपके संबोधन कारक चिन्ह के रूप में भी संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण हमने देखा था, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ए भाई जरा देख के चलो। और अंत में हमने बात करी थी आपके त्रुटिबोधक चिन्ह, जिसे आप हंसपद, काकपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, कि जब आप किसी शब्द को या कुछ लिखना भूल जाएं तो वहाँ पर यह प्रयोग में लिया जाता है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके कोष्ठक चिन्ह के ऊपर, यानी कि आपके ब्रैकेट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आपका इस प्रकार से दो प्रकार से यह होता है। आपका क्या, तो वह है आपका कोष्ठक चिन्ह। अब हम देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो कोष्ठक के भीतर शब्दों को मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लिखा जाता है। कोष्ठक के भीतर आप कब लिखेंगे शब्दों को, तो देखिए पहली स्थिति है, पहला है जब मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य से अलग किए जा सकते हों। जैसे लिंग के प्रकार, तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो हैं आपके क्या था, मुख्य वाक्य का ही अंग है, लेकिन फिर भी इसे अलग से लिखा गया है, किसको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को। तो इसलिए ये यहाँ पर आपके किस में आया, यह आपके यहाँ पर आया है कोष्ठक में। फिर दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा इसे कहाँ प्रयोग में लिया जाता है, जब किसी कठिन शब्द या पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि वह अनवरत, तो अनवरत का यहाँ पर हमने अर्थ लिखा है लगातार, इसलिए इसे आपके ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया है। वह अनवरत काम करते रहा, मैं अपनी सामर्थ्य यानी कि अपनी शक्ति, सामर्थ्य का अर्थ यहाँ पर बताया है, को मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने दो प्रकार से इसका देखा, किस प्रकार से इसे प्रयोग में लेते हैं। तीसरा प्रयोग कहाँ पर होता है कोष्ठक का, तो देखिए तीसरे की यदि हम बात करें तो वक्ता के मनोभाव एवं नाटकों में अभिनय करते समय पात्रों की क्रियाओं एवं मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए, क्या कह रहा है ये, कि वक्ता के मनोभावों एवं नाटकों में अभिनय करते समय पात्रों की क्रियाओं एवं मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि भगत सिंह वो एक डायलॉग बोल रहे हैं उत्तेजित होकर, तो यहाँ हमें बताना है कि वे किस मनोभाव में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मनोभाव बताने के लिए आपका कोष्ठक प्रयोग में लिया है कि उत्तेजित होकर, मैं मादरे हिंद की खिदमत में अपना सिर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फिर इसी प्रकार से दूसरा है आपके पास लक्ष्मण कुछ आगे बढ़कर, तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो है यहाँ पर मनोभाव या इस अभिनय करते समय उनकी क्रियाओं को यहाँ पर दर्शाया है। क्या कह रहे हैं, कुछ आगे बढ़कर, यदि वीर हो तो एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या चर्चा की है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है आपके आज कोष्ठक चिन्ह के ऊपर यहाँ बात की गई है, और फिर हमने बात करी कि किन किन परिस्थितियों में, स्थितियों में कोष्ठक के भीतर शब्दों को लिखा जाता है, जिसमें पहला है आपका कि मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य से अलग किए जाने पर। जैसे उदाहरण हमने देखा, लिंग के प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण
दीजिए। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि वचन, और फिर देखिए इस प्रकार से भी एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। वचन, फिर आपका कोष्ठक, एक वचन और बहुवचन पहचानिए। तो यहाँ पर भी देखिए हमने क्या किया, ये मुख्य वाक्य का ही अंग है। वचन, एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, लेकिन हमने इसे क्या किया, इसको हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखा है मुख्य वाक्य से अलग बनाकर कि वचन, एक वचन और बहुवचन पहचानिए। फिर दूसरा प्रयोग हमने देखा किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, कठिन शब्द या पद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी आप जो है कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, वह अनवरत काम करते रहा। तो यहाँ पर देखिए हमने कोष्टक में अनवरत का अर्थ दिया है। अनवरत थोड़ा कठिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लगातार। फिर इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिया, अपनी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोष्टक में सामर्थ्य का अर्थ लिखा है। तो देखिए यह जो है इसका अर्थ यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है। फिर हमने तीसरा जो देखा वह है कि वक्ता के मनोभाव। तो देखिए वक्ता का क्या मनोभाव है उसे, एवं नाटकों में अभिनय करते समय पात्रों की क्रियाओं एवं मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो हमने यहाँ पर उदाहरण आपके सामने देखे थे। कौन कौन से उदाहरण देखे, तो देखिए पहला हमने देखा भगत सिंह, जो कि उत्तेजित होकर कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ पर हमने भगत सिंह का मनोभाव दिखाया है उत्तेजित होकर, मैं मादरे हिंद की खिदमत में अपना सिर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा उदाहरण लक्ष्मण, कुछ आगे बढ़कर, ये उनकी हमने क्रिया दिखाई है, पात्र की क्रिया। यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, यहाँ पर तो हमने क्रिया दिखाई है पात्र की, और ये हमने क्या दिखाया है, तो ये हमने दिखाया है यहाँ पर मनोभाव, उस पात्र या वक्ता का मनोभाव दिखाया है। तो लक्ष्मण कुछ आगे बढ़कर, यानी कि यहाँ क्रिया दिखाते हुए हम कह रहे हैं यदि वीर हो तो एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो। तो यहाँ तक की बातें जो हैं आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब देखिए चौथा देखते हैं, चौथा किस स्थिति में जो है आप कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो चौथी स्थिति है विषय विभाग सूचक अंकों या अक्षरों को प्रकट करने के लिए। जैसे वचन के दो भेद बताए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर विभाग या उन अंकों या अक्षरों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे एक वचन और दो ब्रैकेट में हमने लिखा बहुवचन, जो कि हम सामान्यतः करते भी हैं। फिर आपका पांचवा है, पांचवी स्थिति जिसमें आप प्रयोग में लेते हैं किसको, तो आपके कोष्टक को। तो देखिए यह क्या कहता है, पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय के लिए, जैसे आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि में 4 दिन की छूट, यानी कि रिलैक्स दी गई है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी अर्थ, हर किसी शब्द का नहीं, पारिभाषिक शब्द का ही जो अंग्रेजी अर्थ होगा उसके लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है क्या, आपका कोष्ठक। तो देखिए यहाँ पर 3 हमने स्थितियाँ जो थी उनकी बात की थी। इसके बाद अब हमने चौथी स्थिति जो है उसकी बात करी कि जहाँ आपके विषय विभाग सूचक अंकों या अक्षरों को प्रकट करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ के भेद बताने हों, उसके भाग बताने हों, उसके प्रकार बताने हों, उनके लिए यदि आप किसी अक्षर का, जैसे वचन के 2 भेद बताए गए हैं तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक वचन, ठीक है, और बहुवचन।
तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आप जब किसी के भेद प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें बताएं तो अंक या अक्षरों को प्रकट करने के लिए आप उन्हें किन में लिखते हैं, आप उन्हें लिखते हैं किसमें, तो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर पांचवी एवं अंतिम स्थिति कौन सी है जिसमें हम प्रयोग में लेते हैं कोष्ठक, तो वह है जब पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी पर्याय। तो देखिए यहाँ पर हमें मुख्य चीज़ याद रखनी है कि ये नहीं कि आप किसी भी सामान्य से शब्द का अंग्रेजी लिख रहे हों, लेकिन किसी पारिभाषिक शब्द, जैसे यहाँ पर हमने देखा आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि में 4 दिन की छूट, और छूट का हमने अंग्रेजी पर्याय लिखा है रिलैक्स, उसको हमने यहाँ पर कोष्ठक में लिखा है कि 4 दिन की छूट यानी रिलैक्स दी गई है। तो ये यहाँ पर हमारे पास 5 स्थितियाँ होती हैं जिनमें हम कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट जो होता है उसे प्रयोग में लेते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे हमारे पास आपका अगला चिन्ह कौन सा है, तो अगला चिन्ह हमारे पास आता है रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन। तो देखिए रेखांकन चिन्ह क्या होता है, तो यह होती है आपके अंडरलाइन। ठीक है, अब इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्यांश अथवा वाक्य के नीचे रेखा खींचकर किया जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके अंडरलाइन की। और अंडरलाइन हम सभी जानते हैं किसे करते हैं कि जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमें हाईलाइट करनी हो, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण आपका शब्द हो, पद हो, वाक्यांश हो, इन्हें यदि हमें हाईलाइट करना है तो हम रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि वाक्य के नीचे रेखा खींचकर किया जाता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारे लिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये हमने यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अंडरलाइन किया है, यानी कि रेखांकन चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा, रेखांकन चिन्ह इसकी हमने बात करी है। यह क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग आप वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्यांश को दर्शाने के लिए करते हैं अथवा वाक्य के नीचे रेखा खींचकर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने किया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। यहाँ पर हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अंडरलाइन किया है। इसके बाद हम अब अगला जो हमारे पास यहाँ पर विराम चिन्ह है उसे देखते हैं, तो वो कौन सा है, तो वह है आपके पास तिर्यक चिन्ह यानी कि ऑब्लिक। तिर्यक चिन्ह क्या होता है, यह होता है आपका ऑब्लिक। तो देखिए साथ साथ में हमें इनकी इंग्लिश भी याद रखनी है। 2 शब्दों में अथवा का भाव प्रकट करने के लिए, तो देखिए किसके लिए, अथवा का भाव प्रकट करने के लिए आप 2 शब्दों में जब अथवा का भाव प्रकट करना हो तो हम ऑब्लिक यानी कि तिर्यक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पुत्र ऑब्लिक पुत्री, पुत्र या पुत्री, पुत्र अथवा पुत्री तो हम कैसे लिख देते हैं, पुत्र ऑब्लिक पुत्री। भाई ऑब्लिक बहन, भाई या बहन। बाजार से भिंडी या टमाटर, तो भिंडी ऑब्लिक टमाटर लेते आना। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की है, यहाँ पर हमने बात की है आपके तिर्यक चिन्ह की। तिर्यक चिन्ह क्या कहता है, जब हमें 2 शब्दों में अथवा का भाव, तो देखिए हमें 2 शब्दों में जब भी अथवा का भाव दिखाना हो तो उसके लिए हम आपका तिर्यक चिन्ह यानी कि ऑब्लिक प्रयोग में लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर यदि हम बात करें, उदाहरण था पहला पुत्र पुत्री, तो ये हम क्या लिखना चाह रहे थे, यहाँ पर वक्ता कह रहा है पुत्र या पुत्री, तो इसी को हमने अथवा या की जगह हमने क्या प्रयोग में लिया है, तिर्यक चिन्ह पुत्र ऑब्लिक पुत्री। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भाई बहन, तो यहाँ पर क्या कह रहा है वक्ता, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे भाई अथवा बहन, और इसलिए हमने इसे अथवा जो है उसके लिए हमने क्या प्रयोग में लिया, उसके लिए हमने आपका तिर्यक चिन्ह यानी कि भाई ऑब्लिक
बहन, इस प्रकार से इसे लिखा है। फिर अगला हमने उदाहरण देखा, बाजार से भिंडी या टमाटर, तो भिंडी ऑब्लिक टमाटर लेते आना। तो ये हमने यहाँ पर आपके तिर्यक चिन्ह का प्रयोग देखा जो कि आसान है। फिर अब अगला हम देखते हैं। तो देखिए अगला कौन सा है आपके पास, अगला है हमारे पास लोप निर्देशक चिन्ह। कौन सा, लोप निर्देशक चिन्ह, यानी कि डैश डैश डैश। तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं डैश डैश डैश, जो कि क्या है, जो है आपका लोप निर्देशक चिन्ह। तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग जो है कई जगहों पर और विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। तो जो आपका लोप निर्देशक चिन्ह है डैश डैश डैश, उसका प्रयोग जो है वह कई जगहों पर और अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। इसे भी हम देख लेते हैं कि देखिए किन किन जगह पर किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है आपके पास वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए। किसके लिए, तो वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अरे अभी तक तुम, और फिर आपका डैश डैश डैश, आगे का जो अंश है वाक्य का वह यहाँ पर छोड़ दिया गया है। फिर दूसरा प्रयोग इसका कहाँ किया जाता है, तो देखिए दूसरे पर हम बात करते हैं। दूसरा किया जाता है जहाँ कोई वक्ता अपनी बात कहते कहते रुक जाए। तो देखिए जहाँ पर कोई वक्ता अपनी बात कहते कहते रुक जाए तथा कहने योग्य शब्दों को कह नहीं पाए अथवा गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ कोई वक्ता जो है अपनी बात कहते कहते रुक जाए और कहने योग्य, या तो कहने योग्य शब्दों को कह नहीं पाए या फिर गोपनीय या कोई अश्लील पदों को छुपाने के लिए भी डैश 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 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुमन ने वही लाल साड़ी पहनी जो मैंने लाकर दी, वह उस साड़ी में बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कोई, अब डैश 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 कुछ भी हो सकता है, जैसी कोई फिल्मी अदाकारा या कुछ और। फिर अगला उदाहरण है, दरोगा ने उसे माँ बहन संबंधी गाली देते हुए कहा डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पर जो कुछ आपके अश्लील पद थे यानी कि गालियाँ थीं, उनको छुपाने के लिए हमने डैश 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 का प्रयोग किया। फिर तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह डैश 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 है, कोई गोपनीय चीज़, यानी कि वह परंतु वह सियाना है या कुछ भी हो सकता है, उसे छुपाने के लिए हमने गोपनीय पद को छुपाने के लिए यहाँ पर डैश 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 का प्रयोग किया है। तो यह आपको समझ में आया होगा। फिर तीसरे की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रयोग कहाँ किया जाता है आपके, किसका, लोप निर्देशक चिन्ह का, रिक्त स्थान दिखाने के लिए। जैसे जिसका आदि होता है उसका डैश 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 भी होता है। तो यहाँ पर यह रिक्त स्थान है जिसमें क्या आएगा, जिसका आदि होता है यानी कि प्रारंभ होता है उसका अंत भी होता है। तो यहाँ पर आपका यह एक रिक्त स्थान को इसने दिखाया है। तो देखिए हमने किसकी बात करी, यहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा की है आपके लोप निर्देशक चिन्ह की। लोप निर्देशक चिन्ह की यहाँ पर हमने बात की है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी कि यह जो आपका लोप निर्देशक चिन्ह होता है इसका प्रयोग कई जगहों पर और विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। अलग अलग उद्देश्य होते हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि सबसे पहले आपका पहला उद्देश्य जो हमने देखा कि वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, यानी कि वाक्य को हमने पूरा नहीं किया, कुछ इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया यदि हमने वाक्य को, तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा, वहाँ पर आपका लोप निर्देशक चिन्ह को प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण देखा, अरे अभी तक तुम डैश डैश डैश, या फिर देखिए हमने यहाँ पर लिखा, एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह आया और डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है वाक्य को पूरा नहीं किया है, वाक्य जो है इसमें एक अंश छोड़ दिया है, वह आया और, अब आगे कुछ भी हो सकता था, सो गया, खाना खाने बैठ गया, वापस चला गया। यहाँ पर हमने इस वाक्य के अंश को पूरा नहीं किया है, आधा ही से छोड़ दिया। फिर दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ कोई वक्ता अपनी बात कहते कहते या तो रुक जाए, ठीक है, तथा कहने योग्य शब्दों को नहीं कह पाए, या तो वह अपनी बात कहते कहते रुक गया। जैसे हमने जो पिछला देखा कि
जहाँ पर आप अंश को छोड़ देते हैं, यानी कि वाक्य को पूरा नहीं करते हैं या कहने योग्य शब्दों को नहीं कह पाए, अथवा किसी गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए। तो या तो आप पूरे वाक्य को कहते कहते रुक जाएं या कह ना पाएँ, या फिर कोई गोपनीय या अश्लील बात हो उसे छुपाने के लिए आप किसका लोप निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश 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 का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, पहला क्या था, सुमन ने वही लाल साड़ी पहनी जो मैंने लाकर दी, वह उस साड़ी में बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कोई डैश डैश डैश, जैसी कोई परी, फिल्मी अदाकारा या कुछ और। तो यहाँ पर यह जो है वह कह नहीं पाया, कहते कहते रुक गया, या फिर कहने योग्य शब्द जो है वक्ता यहाँ पर नहीं कह पा रहा है। फिर दूसरा उदाहरण देखा, दरोगा ने उसे माँ बहन संबंधी गाली देते हुए कहा डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अश्लील पद को छुपाया है कि यहाँ पर जो वक्ता है उसने क्या बताई होंगी, वे गालियों को बताना चाह रहा है जो दरोगा ने जो है उसे माँ बहन संबंधी गाली दी थी। फिर तीसरा यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर एक गोपनीय जो बात है उसे बताया गया है, गोपनीय पद को छुपाया गया कि तुम तो समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह, अब डैश 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 कुछ भी हो सकता है, बहुत सयाना है, बहुत तेज है, बहुत चतुर है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। फिर हमने तीसरा देखा, तीसरा प्रयोग रिक्त स्थान दिखाने के लिए, यानी कि जहाँ पर आपको खाली जगह दिखानी हो, जैसे जिसका आदि होता है उसका डैश 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 भी होता है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, यहाँ पर यही आएगा। तो ये आपका लोप निर्देशक चिन्ह यहाँ पर आपको स्पष्ट हुआ होगा। लोप निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश 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 3 स्थितियों में यह प्रयोग में लिया जाता है, उसकी हमने यहाँ पर बात की, तो वह चीज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी और समझ में आई होगी। इससे पहले तिर्यक चिन्ह यानी कि ऑब्लिक हमने देखा, जिसमें आप 2 शब्दों में अथवा का भाव प्रकट कर रहे थे। तो देखिए इस पेज पर हमने और क्या क्या चीज़ें देखी, रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन देखा, जहाँ आप इसका प्रयोग महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्यांश अथवा वाक्य के नीचे रेखा खींचकर करते हैं। फिर तिर्यक चिन्ह, जहाँ 2 शब्दों में अथवा का भाव हो वहाँ पर आप ऑब्लिक प्रयोग में लेते हैं। फिर आपका डैश 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 यानी कि लोप निर्देशक चिन्ह जो है प्रयोग में हमने देखा। अब आगे चलते हैं, तो देखिए आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे आपके किसकी, तो देखिए अगला विराम चिन्ह है आपका लाघव या संक्षेप चिन्ह यानी कि शॉर्ट साइन। तो देखिए शॉर्ट साइन यानी कि आप नीचे की ओर जब एक बिंदु लगा देते हैं तो वह आपका लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह या फिर शॉर्ट साइन कहलाता है। तो देखिए लाघव, लाघव का अर्थ होता है लघु यानी कि छोटा प्लस अप्रत। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी प्रचलित बड़े शब्द अथवा नाम को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए शब्द के प्रयोग या द्वितीय अक्षर के बाद, तो देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द के प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लाघव या संक्षेप चिन्ह यानी कि शॉर्ट साइन की, जो कि आपका इस प्रकार से होता है, नीचे की ओर बिंदु जो लगाई जाती है। तो यह कब प्रयोग में लेते हैं, जब किसी प्रचलित बड़े शब्द अथवा नाम को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो उसके प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद हम क्या लगा देते हैं, लाघव या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरणों से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है आपके पास सब इंस्पेक्टर यानी कि SI। तो देखिए S के बाद और I के बाद, जो कि हम देखते हैं कि इस प्रकार से भी आपका सब इंस्पेक्टर को लिखा जाता है। फिर राजस्थान पुलिस, तो देखिए राजपु, ये आपका संक्षिप्त या लाघव चिन्ह प्रयोग में लिया गया। जयपुर निगम जननी, जयपुर नगर निगम, तो यहाँ पर भी आपके किसको, यहाँ पर भी आपके शॉर्ट साइन यानी कि लाघव या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर अगला आता है उदाहरण में बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बा गंग तिलक, तो ये आपका क्या दिखाता है, यह भी हमारे यहाँ पर आपके लाघव या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग दिखा रहा है। फिर देखिए अगला हमने लिया संवत। तो देखिए इस प्रकार से डॉक्टर हम इस प्रकार से लिखते हैं। उत्तर प्रदेश, तो देखिए वो
प्र। इसी प्रकार से आप और कौन सा देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो देखिए अगला हम यदि उदाहरण लें तो वह कौन सा हम एक देख सकते हैं, तो वह है आपके पास मध्य प्रदेश, जिसे आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो जिसे आप प्र, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये हमारे पास होता है लाघव या संक्षेप चिन्ह। यहाँ पर हमने क्या बात करी, तो देखिए यह किसी प्रचलित बड़े शब्द अथवा नाम को संक्षिप्त करने के लिए या तो शब्द के प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद, प्रथम या द्वितीय अक्षर के बाद यह आपका प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा, पहला सब इंस्पेक्टर आपका इस प्रकार से लिखा गया, राजस्थान पुलिस राजपू, जिसे आप यदि इंग्लिश में तो हम ऐसे भी लिख देते हैं आरपी। फिर जयपुर नगर निगम जननी। फिर इसी प्रकार से हमने बाल गंगाधर तिलक का देखा, संवत का देखा, डॉक्टर का देखा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी को हमने देखा कि किस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म यानी कि लघु रूप में लिखे जा रहे हैं। फिर हमारे पास आपका अगला जो विराम चिन्ह है वह आता है आपका कौन सा, आवृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। कौन सा है, तो यह है आपका आवृत्ति या फिर जो आपका अनुवृत्ति चिन्ह होता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो और इसे आप क्या कहते हैं, तो देखिए यह है आपका आवृत्ति या अनुवृत्ति या पुनरुक्ति यानी कि आपका डिट्टो। इसे आप क्या कहते हैं, डिट्टो, इंग्लिश में इसे डिट्टो कहते हैं। और इसका आप विराम चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से है, यह किसी शब्द अथवा वाक्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। फिर हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य को ही दिखाने के लिए ज्यों का त्यों हम दिखा रहे हैं, इसलिए हमने यह आपका आवृत्ति या अनुवृत्ति या पुनरुक्ति यानी कि डिट्टो का प्रयोग किया। इसी प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर भी देखिए हम आचार्य को ही दिखा रहे हैं, इसलिए हमने डिट्टो का चिन्ह वहाँ पर बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसी प्रकार से लें कोई और उदाहरण, राम आया। अब यदि हमें कहना है राम गया, तो देखिए हम आवृत्ति चिन्ह, राम ने खाना खाया। तो देखिए यह आपका अनुवृत्ति कर रहा है यानी कि आवृत्ति यानी कि डिट्टो, एज इट इज़ हम उस चीज़ को ज्यों का त्यों ही यहाँ पर उतार दे रहे हैं। तो क्या कहता है आपका अनुवृत्ति या आवृत्ति चिन्ह, यह कहता है कि किसी शब्द अथवा वाक्य को यदि ज्यों का त्यों ही व्यक्त कर रहे हैं, तो ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए आप आवृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य को हमने डिट्टो जो हमारा आवृत्ति चिन्ह है उससे दिखाया। फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो देखिए यहाँ पर भी आचार्य हमें लेना था, इसलिए हमने आवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया। और आप यदि देखेंगे तो द्विवेदी दोनों जगह क्या है, यह आपका उपनाम है, एक प्रकार से उपनाम की तरह से यह लेखक के उपनाम के रूप में कार्य लिया जाता है, इसलिए यह किस में आया है, इसलिए यह हमने इसकी तो सबसे पहले हमने चर्चा करी थी, एकल उद्धरण जो आपका चिन्ह होता है उसमें इसे दिखाया गया है, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसे दिखाया गया है। तो यह भी आपको स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब एक और हम अंतिम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं आज की। तो देखिए अंत में हमारे पास है कौन सा, तो अंत में है आपके पास निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह, यानी कि यह आपका कौन सा चिन्ह हुआ, निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह। कौन सा आपके पास यह हो रहा था, तो यह था आपका कोलन एंड डैश। कौन सा, तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं इसके, यह है आपका कोलन एंड डैश। चिन्ह से भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से कोलन और फिर आपका डैश आता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए जब किसी शब्द, पद या
विषय की व्याख्या करनी हो अथवा विवरण देना हो अथवा उनके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम परिभाषाएं लिखते हैं, संज्ञा और उसके बाद हम लिखते हैं संज्ञा, फिर आपका निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह वहाँ पर बताते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं तो देखिए, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने? दो प्रकार के होते हैं। फिर आपका निर्देशन चिन्ह विकारी एवं अविकारी। फिर देखिए पद, यहाँ पर भी आपका हमने क्या लिया है, यहाँ पर आपका निर्देश या विवरण चिन्ह, जो कि इसको पद को विस्तार से बता रहा है कि वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द ना रहकर अर्थवाची पद बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बात स्पष्ट हुई होगी कि निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह क्या होता है कि आपको जब किसी पद को या फिर किसी विषय की व्याख्या करनी हो या विवरण देना हो तो हम आपका विवरण चिन्ह या निर्देश चिन्ह यानी कि कोलन एंड डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी देखे। फिर देखिए आगे भी हमसे एक बात कही गई है इससे संबंधित कि इस चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय कहाँ कहाँ, तो देखिए विषय एवं द्वारा के बाद भी किया जाता है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें याद रखना है। सामान्यतः तो हमने देख ही लिया कि जब किसी चीज़ का विवरण देना हो, विस्तार में बताना हो, वो तो है ही है, लेकिन जब आप आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखें तो वहाँ पर विषय एवं द्वारा के बाद में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय द्वारा, तो देखिए यह आपको देखने को मिला वर्ग शिक्षक महोदय, फिर विषय के बाद 4 दिनों की छुट्टी हेतु। तो यहाँ पर हमने बात की है किसकी, निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह की। पुनः देख लेते हैं, जब आपको कब प्रयोग में लेते हैं, पहला जब किसी शब्द, पद या विषय की व्याख्या करनी हो, जब आपको किसी की भी शब्द की, पद की, विषय की व्याख्या करनी हो या फिर उसका विवरण देना हो, विस्तार में उसे बताना हो, तब हम क्या कहते हैं, तब हम आपके निर्देश चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण हमने देखा, पहला रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, फिर उन्हें बताने के लिए आपका यहाँ पर विवरण चिन्ह विकारी एवं अविकारी। फिर यहाँ पर हमने पद जो हैं उनको विस्तार में बताया है, इसलिए आपका विवरण चिन्ह वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द ना रहकर अर्थवाची पद बन जाते हैं। जब तक उनका कोई अर्थ ना हो वाक्य में वे शब्द होते हैं, लेकिन जैसे ही अर्थ बन जाता है वाक्य में प्रयुक्त होते ही तो वे शब्द ना रहकर क्या बन जाते हैं, पद। तो यहाँ पर हमने उसकी व्याख्या की है, विवरण दिया है, विस्तार में कहा है पद के बारे में। फिर दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग था कि इस चिन्ह का प्रयोग आप आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र में कहाँ कहाँ, तो एक तो विषय के बाद जब विषय लिखना हो और एक द्वारा लिखना हो, इन 2 के बाद भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय द्वारा। अब जैसे कि यहाँ पर आप जब द्वारा बताएंगे, किसके द्वारा, तो देखिए कुछ भी हो सकता है, ABC के द्वारा। विषय क्या है, तो विषय जब आप बताएंगे वहाँ भी आपका निर्देशन चिन्ह विषय XYZ डैश डैश डैश, ये आपका विषय हो गया। तो यहाँ पर देखिए द्वारा के बाद में और यहाँ पर विषय के बाद में प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र में आपको विषय और द्वारा के बाद में निर्देशन चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग लिया जाता है। तो ये यहाँ तक के हमारे जो पॉइंट हैं हमें याद रखने हैं। आज की जो हमने चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। इसमें हमने आपके कौन कौन से देखे, देखिए निर्देशन चिन्ह देख लिया, आवृत्ति या अनुवृत्ति चिन्ह देखा, लाघव चिन्ह देखा, फिर हमने लोप निर्देशक, तिर्यक चिन्ह यानी ऑब्लिक रेखांकन चिन्ह भी देखा। इसके अलावा हमने कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट भी यहाँ पर देखा। तो हमने काफ़ी सारे आपके जो विराम चिन्ह हैं उनका प्रयोग यहाँ पर देखा है, वे आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुए होंगे। अब इससे आगे की जो चर्चा है, कुछ बचे हुए जो हमारे विराम चिन्ह हैं उस पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे।